बहुत उत्तेजक व्याख्यान हुआ और उसके बाद बहुत शांतिपूर्ण व्याख्यान होने वाला है, जिसमें कि हम प्राचीन भारत में कोडिंग इनकोडिंग कैसे होती थी, अंक कैसे लिखे जाते थे, इसके ऊपर बातें करेंगे। तो कोई इसके अंदर बहुत संदेश नहीं मैं देने वाला हूं, जैसा मिश्रा जी ने बहुत सारे संदेश दिए हैं, उनको अगर आप सुरक्षित रख लें अपने मस्तिष्क में और उसको काम में ले आए तो बड़ी बात होगी। तो ये थोड़ा एंटरटेनमेंट सोचिए इसको कि अभी हम लोग बुद्धि विलास कर रहे हैं, इतिहास के अंदर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना गणित जो कहते हैं कि भारत में इतना गणित हुआ तो कैसे हुआ, उसकी क्या तरीके थे। तो भारत जो है वो संतों का देश कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा अध्यात्म, बहुत सारा दर्शन, जीवन जीने की पद्धति, ये सब यहाँ से निकली। और जैसा मैं सुबह कह रहा था कि समाज की हमारी रचना जैसी होती है, सामाजिक ताना बाना जैसा होता है, सामाजिक सौहार्द जैसा होता है, उससे लिंक होता है कि विज्ञान कितना विकसित होगा, तकनीक कितना विकसित होगी। तो भारत के अंदर में अगर बहुत सारा विज्ञान था और बहुत सारा टेक्नोलॉजी थी, तो उसके साथ में ये भी बात है कि भारत का जो एक सामाजिक संरचना थी भारत की, वो इसके लिए प्रेरित करती थी कि ये सब कुछ हो सके, और वहाँ से सुख समृद्धि अपने आप चली आती थी। तो ये जो अपना विचार है, अपना दर्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम लोग छोटे बच्चे जब हुआ करते थे तो हमें ये जरूर बताया जाता था कि भारत जो है वो आध्यात्म का देश है, साधु संतों का देश है, फिलॉसफीज का देश है, जीवन दर्शन का देश है। लेकिन भारत विज्ञान का भी देश है, ये बताने के लिए फिर इस तरह के आयोजनों की जरूरत होती है। ये स्वतः परिवारों से नहीं आता है, प्रचलन में नहीं है, ये परसेप्शन में नहीं है। ये परसेप्शन में तो है कि भारत जो है वो संतों का देश है, ये गलत परसेप्शन नहीं है। लेकिन जो छूट रहा है वो छूट रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आध्यात्म का देश है ये, कर्मकांड का देश है ये, एक से बढ़कर के एक कर्मकांड यहां पर होते, और कितने रिजिड होते। जो जिस विधा में है, अगर करवा चौथ का व्रत होना है तो करवा चौथ का व्रत होना है। वो चांद जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो महिलाएं कुछ खाने पीने वाली है नहीं। बड़े पक्के हैं। छठ, बिहार में छठ होता है तो 3 दिन वो उसकी बिल्कुल रिचुअल्स हैं कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन वो होगा, तीसरे दिन वो होगा, और खाना बनाने के समय में सफाई वैसे होगी, और वगैरह वगैरह वगैरह। खास खास मंदिरों में जाइए तो पूजा के लिए भी पूरे कर्मकांड हैं, पहले आपको यही करना है, उसके बाद ही आपको वो करना है। सो इट मेक्स यू वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत अनुशासित हो जाते हो अगर आप कर्मकांड में जाते हो। तो भारत जो है, जो नहीं हमें हमारे सामान्य वार्ता में नहीं आता है, भारत टेक्नोलॉजी का देश है। जैसा अभी आपने देखा, एक टेक्नोलॉजी देखी आपने केवल लोहे की, बहुत टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो भारत के अंदर में विकसित रही है। एस्ट्रोनॉमी का देश रहा है ये। हमारे यहाँ जो तारे, प्लैनेट्स और इनके चलना फिरना, एक्लिप्स, इन चीज़ों का ये देश रहा है। और गणित का देश रहा है ये, और गणित का देश रहा है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये ब्रह्मगुप्त थ्योरम के नाम से अब जाना जाने लगा है। हाँ, ज्यामिति के अंदर में बहुत सारे थ्योरम्स हुआ करते हैं, उसमें से एक थ्योरम ये है, बड़ा प्यारा थ्योरम है ये, और टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन ढूंढने पर, गूगल सर्च वगैरह करने से मिलता है। इधर के लोग नहीं देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हो तो इधर कुछ जगह खाली हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर में ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज जिसको कहते हैं, और ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है
जिसके ये जो दोनों डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और ऐसे में अगर इस कटान बिंदु से आप एक भुजा पे परपेंडिकुलर डालो तो सामने वाली भुजा को वो बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा, समद्विभाग करेगा। ये थ्योरम ब्रह्मगुप्त का थ्योरम कहलाता है, जो उन्होंने प्रतिपादित किया था। बहुत सारे काम किए। वो शुल्बा सूत्र में आप जाएं, जो वेदों के अंदर में हर काम के लिए कोई ना कोई यज्ञ करने की प्रथा है ना। दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे तो एक यज्ञ कर लो, 4 पुत्र हो जाएंगे। और वो हर चीज के लिए परंपरा है। वो अगर किसी ब्राह्मण ने चोरी कर ली है और अब उसको प्रायश्चित करना है तो एक यज्ञ कर लो, उस यज्ञ से उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और वो परंपरा हजारों वर्षों से अभी तक भी चली आ रही है। जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का तो भारत की विजय हो, इसके लिए जगह जगह पर यज्ञ किए जाते हैं, जगह जगह पर यज्ञ किए जाते हैं। मजे की बात यह है कि हर एक प्रकार के यज्ञ के लिए एक विशेष प्रकार की वेदी बनानी होती है। ऐसा नहीं कि वो पंडित जी के पास बनाया वो मेटल का वो है, उसमें बस लकड़ी आम की डालो और हवन कर लो, वैसे नहीं। किस काम के लिए यज्ञ हो रहा है उसके अनुसार ही वो वेदी बनेगी, उसकी ज्योमेट्री वहीं से डिसाइड होगी। और वो ज्योमेट्री आसान ज्योमेट्री नहीं होती थी, वो ज्योमेट्री बहुत कठिन ज्योमेट्री होती है। वो आप ऐसा वर्ग बनाओ और जितना वर्ग का क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल का एक वृत्त बनाओ और वर्क करो, बहुत लंबा चौड़ा हो, उसका एक टेक्निकल उसके अंदर में जरूरत होती है कॉम्पिटेंस की। तो वेदों में ये तो बता दिया कि इस काम के लिए ये वाला यज्ञ और उसके लिए ऐसी वाली वेदी वैसी वाली वेदी, लेकिन वो कैसे बनेगी, आम आदमी उसको कैसे बनाएगा, जिसको यज्ञ करना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी वेदी की, उसके लिए एक यूजर मैनुअल तैयार किया गया जिसमें कि डिटेल्स दिए गए। ये रस्सी यहाँ से खींचना, वहां से वैसे करना, ये नापना, वो जोखना, और तब आपके इस प्रकार की वेदी बनेगी। वो यूजर मैनुअल है ये शुल्ब सूत्रा। ये शुल्ब सूत्रा जो है ये वो यूजर मैनुअल है। इतनी ज्योमेट्री है इसके अंदर में, बहुत रिच ज्योमेट्री है इसके अंदर में, और अलजब्रा, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, बहुत सारा गणित जो है वो अपने भारतवर्ष के अंदर में निकल करके आया। डेसिमल सिस्टम जो कहते हैं, भारत ने दशमलव दिया, देता न दशमलव, भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो ये जो दशमलव है, ये जो शून्य है, शून्य को एक संख्या के रूप में, ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है। ये शून्य को एक प्लेस वैल्यू के तरह तो इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन शून्य की उतनी ही महत्ता है जितनी 1 2 3 4 5 की है। वो भी संख्या है, उस संख्या के साथ भी जोड़ होने चाहिए, घटाव होने चाहिए, गुणा होना चाहिए, भाग होना चाहिए, एक संख्या के रूप में उसको आना चाहिए। ये ब्रह्मगुप्त की देन है, और ब्रह्मगुप्त ने उनको ये एस्टैब्लिश जीरो एज ए नंबर, और उसका कैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सब कुछ हुआ। उनकी पढ़ेंगे, जब उसकी किताब पढ़ेंगे ब्रह्मगुप्त की, कि उसकी जिसके अंदर उन्होंने ये सब वर्णन किया है, एक जगह पर ही केवल गड़बड़ है। जोड़ क्या बहुत बढ़िया है, शून्य, किसी चीज में शून्य को जोड़िए तो उतना ही रह जाता है, किसी चीज को में से शून्य को घटाइए उतना ही रह जाता है, शून्य से गुणा कीजिए तो शून्य हो जाता है, किसी को भी गुणा करो शून्य हो जाता है। वो सब फॉर्मूले उन्होंने पहली बार स्टैब्लिश किए कि जीरो एज ए नंबर, नॉट जस्ट प्लेस वैल्यू। एक ही जगह पर गड़बड़, जीरो से भाग देने का भी काफी ठीक ठाक लिखा हुआ है उसके अंदर में, एक ही जगह पे गड़बड़ है। जीरो को जीरो से भाग देने पर क्या होगा, यहां पे ब्रह्मगुप्त जो है थोड़े गड़बड़ हुए हैं, और उसको ठीक करने में कम से कम 1000 साल लगे हैं। केरल के जो मैथमेटिशियंस हमारे हुए हैं 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर में, उन लोगों ने उसको ठीक किया है और कैलकुलस का निर्माण किया है। तो जो ब्रह्मगुप्त से छूट गया
उसको भी भारत में ही ठीक किया गया, लेकिन हाँ, 1000-1200 साल का इंतजार जरूर करना पड़ा। आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और सबसे प्राचीन लोगों में से एक है जिनका हमारे पास लिखा हुआ मटेरियल उपलब्ध है। उसके बाद उसके प्राचीन में क्या क्या था, बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन जो सरवाइव किया है मटेरियल, रिटन मटेरियल, उसमें ये आर्यभट्ट और उनके द्वारा लिखी हुई आर्यभट्टीय ये उपलब्ध है। सब लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि अब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्रीली इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो आपको बहुत ज़्यादा कौन सा प्रकाशक और कहाँ जाके ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको आराम से इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए और उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है 10 गीतिका, ये इसके अंदर में उन्होंने जो अंकों को कैसे हम लिखेंगे इस किताब के अंदर में वो किया है। सबसे पहला काम उन्होंने जो किया है, किताब का जो पहला पार्ट है 10 गीतिका, उसके अंदर में उन्होंने ये बताया है कि जब हम संख्याएं लिखेंगे तो ये आजकल जैसे न्यूमरल्स हैं वैसे नहीं लिखेंगे, वो न्यूमरल्स काफी बाद में आए हैं तो, या पहले भी आए होंगे, लेकिन ये इनकी पूरी आर्यभट्टी किताब में एक भी 1 2 3 4 के सिंबल्स नहीं है। जो कुछ भी है भाषा 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 है, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, श्लोक 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 है। तो उन शब्दों में से आप कैसे उसके संख्याएं बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने वो 10 गीतिका के अंदर में चीजें रखी है। और उस कोड में उन्होंने 0 से 90 डिग्री तक के जो कोण होते हैं उसके 24 बराबर भाग कर लीजिए, 4.25 डिग्री का प्रत्येक भाग। उन कोणों का साइन जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं ना, साइन कॉस, वो साइन, उसके वैल्यूज कैलकुलेट करने की विधि बताइए और उसके वैल्यूज दिए हैं। और जो वो वैल्यूज हैं उसके बाद गुना भाग और करना है, एक्चुअल साइन जिसको आज कहा जाता है उसके लिए। लेकिन वो जो वैल्यूज दिए हैं, वो जो 0 से लेकर और 90 डिग्री तक के उन कोणों के लिए जो वैल्यूज हैं और उसके जो साइन से तुरंत रिलेटेड थोड़ा सा गुना करना पड़ता है किसी संख्या से और आप निकालते हैं, वो ये है ये एप्पल का और वर्ड का आपस का समझौता नहीं हुआ है। ये ईकार यहां पर है, मक्खी है, ये मक्खी, ये है भखी, और ये है फकी, और ये है धकी, और ये है पखी, नौ है, ये नौ, टठा डढ़ों वाला नौ है ये, वगैरह वगैरह। अर्धज्यास अंत में है, अर्धज्यास जो उसका कॉर्ड है उसका आधा जो कि ज्या कहलाता है। हम लोगों ने भी जब शिक्षा ग्रहण की थी स्कूल के अंदर में तो हिंदी की ही माध्यम से पढ़ा था और उस समय में साइन को ज्या लिखते थे, कोसाइन को कोज्या लिखते थे, हाँ, और टैन को स्पर्शजा लिखते थे वगैरह वगैरह। तो वही ज्या है ये 5वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी 16 शताब्दियां बीत गई हैं, लेकिन वो ज्या जो है वो अभी ज्या ही शब्द प्रचलित है। एटलीस्ट हमने पढ़ा था उस समय तक तो प्रचलित था वो ज्या, कोज्या। तो ये है। अब आप बताओ, ये मक्खी ये एक संख्या है, ये मक्खी एक संख्या है, ये फकी एक संख्या है। तो ये संख्याएं कैसे इसमें से निकालना, उसका जो कोड है वो ये है। ये 10 गीतिका के शुरू में है, ये कोड है। क से लेकर के म तक कितने अक्षर हुए? क से लेकर म तक 25 अक्षर हुए, 26 हुए, 25 या 26? हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं 26 अंग्रेजी में। क ख ग घ अंग, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे 25 हो गए, एकदम 5-5 है।
क ख ग घ अंग च छ ज य क च ट त प, 5 ऐसे और हर एक में 5 ऐसे, 25 हो गए। ये अक्षर अगर आए हैं तो आप उनका वैल्यू 1 से 25 लेना लगातार। क विल बी 1, अगर कहीं क लिखा है तो 1, ख लिखा है तो 2, म लिखा है तो 25, अगर कहीं म लिखा है तो 25 वहां पे लगा। तो सबसे पहले ये है, और उसके बाद देखिए क से म के अंदर अगर स्वर लगे हैं, अगर कोई स्वर लगे हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी से गुणा करना है। अ लगा है, अ तो लगा ही रहता है, जैसे हम लोग क ख ग घ बोलते हैं तो अ तो लगा ही रहता है उसके अंदर में। तो अ लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 से गुणा करना है, इस 1 से गुणा करना है। लेकिन ई अगर लगा है तो 100 से गुणा करना है। तो आप बताओ खी का मतलब कितना हुआ? खी 200, खी का मतलब हुआ 200। और मखी था ना अभी, मखी, मो का मतलब कितना हुआ? तो मखी का मतलब कितना हुआ? 225। मखी, म का मतलब 25 और खी का मतलब 200, तो 25 और 200 मिलके 225। तो जो पहली संख्या है उसमें वो है 225, आज जिसको हम 225 जानते हैं। इसी प्रकार से हर एक का है। ई की जगह अगर ऊ लग गया है तो 10 पे पावर 4 से गुना करना, 10,000 से गुना करना, ऐसे। क से म में अगर है, अगर यो है और ह है, यो से ह तक क्या क्या होते हैं? यो से ह तक अभी लोग बोल पा रहे हैं कितने दिन तक बोल पाएंगे ये देखने का बात है। य र ल वो श स ह, अगर वो है और उसके अंदर में स्वर लगे हैं तो अ लगा है तो 10 से गुना करना, ई लगा है तो 1000 से गुना करना। आर्यभट्ट ने आगे ऊ वगैरह अपने इस्तेमाल नहीं किए हैं और इसलिए वो इस कोड में उन्होंने लिखा भी नहीं है। ये कोड है, उससे अगर आप उस मखी पखी हकी को करेंगे तो आपको संख्याएं मिलेंगी, 225 और वगैरह वगैरह की संख्याएं मिलेंगी। हाँ ये भी है, इनका अपना जो वैल्यू है योरलव श का वो ये है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 में लगा। हाँ आगे तो ये अगर बिना किसी स्वर के, बिना किसी वॉवेल के आ रहे हैं योरलव श तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसमें अगर अ या ई लगा हुआ है तो फिर अनदर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कोड है, इस तरह से इनकोड करके लिखा हुआ है। और वो जो मक्खी पक्की आपने देखा, उन संख्याओं को जब हम ऐसा कोड करके डिकोड करेंगे तो ये वो संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं 225 से लेकर के और 7 तक आती हैं। और फिर इनमें थोड़ा सा गणित हमें अपनी तरफ से करना होता है और तब हमें वो साइन के वैल्यूज मिलते हैं। ये एक्सेल पर हमने करके निकाला। ये एंगल्स हैं यहां पर 0 से शुरू होकर के और उसके बाद हर 3.25 डिग्री के ऊपर करते 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 यहां 90 डिग्री तक आएंगे। और ये वो वैल्यूज हैं, साइन ऑफ दैट एंगल इज हियर। उस एंगल का, जिस भी एंगल का आप कर रहे हैं, 45 डिग्री यहां पर है तो उसका साइन कितना होता है भैया? 45 डिग्री का साइन 1/√2, और 1/√2 को डेसिमल में खोलेंगे तो कितना? तो वो यहां है ये। तो ये वो वैल्यूज हैं। 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज है, ये देखो 30 डिग्री का साइन कितना होता है ना, है ना आसपास। तो ये इस तरह से साइन निकल के आ रहे हैं आर्यभट्ट के टेबल से, और उनके जो साइन हैं हमारे मॉडर्न, हमें पता है कि किस एंगल का कितना साइन है, वो यहां वैल्यूज हैं। और इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इनका डिफरेंस आपको अमूमन 10 पे पावर -4, 10 पे पावर -3, कभी कभी ऐसा डिफरेंस आपको मिलेगा। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है। तीसरे प्लेस में, चौथे प्लेस में साधारणतः डिफरेंस ये मिलता है। तो ये आर्यभट्ट
का जो साइन टेबल है बहुत प्रसिद्ध है ये, और इसमें ये इनकोडिंग इस्तेमाल की गई है। एक दूसरा कोडिंग का सिस्टम मिलता है अपने पुराने गणित में, या गणित के अलावा भी बाकी बोलचाल में भी, क्योंकि जो गणित हैं, संख्याएं हैं, वो केवल मैथमेटिक्स के क्लास के ही लिए तो जरूरी नहीं होती है, बाजार से आलू खरीदने के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। कितने आने शेर और कितने ऐसे छटाक करना पड़ता है। तो अनेक स्थानों पर बातें करने में जहाँ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इस तरह का कोड भी इस्तेमाल किया हुआ मिलता है अपने प्राचीन इतिहास में, शास्त्रों के अंदर में या किताबों के अंदर में। इसको कहते हैं भूत संख्या कोड। भूत किसको कहते हैं? पास, पास्ट, हाँ पास्ट, पीछे है ना, भूतकाल, ठीक है। और भूत किसको कहते हैं? ओके, घोस्ट को कहते हैं, डराने वाला। एक किताब हम लोग पढ़ा करते थे जब +2 में थे, तो हम उसका किताब का नाम था मूलभूत भौतिकी। ये भूत कौन सा है? वो तो मूल में आ गया, मूल, फंडामेंटल फिजिक्स, भौतिकी फिजिक्स। बीच में भूत कहां क्या है? फंडामेंटल किस चीज का, किसके फंडामेंटल्स? भूत का अर्थ यहां पर लिया जाता है पदार्थों से, है ना। ये जो अपने पदार्थ जो दिखते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं, वो भूत उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहां पे वो अर्थ है, इसको भूत संख्या जो कहा गया, भूत संख्या कोड, वो उस अर्थ में कहा गया है, पदार्थों से संख्याओं को डिनोट करना। आपको 1 कहना है कहीं पे आपको 1 कहना है, तो उसकी जगह आप पृथ्वी कह सकते हो। अगर पृथ्वी लिखा हुआ है तो आप समझो कि वो 1 लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी एक ही है। और जरूरी नहीं है, यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है। और भी कोई चीज अगर 1 है, एक ही है, तो उसको भी 1 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो विद्वत्ता, भाषा की विद्वत्ता चाहिए, भाषा की समझ चाहिए, अगर उसको हमें डिकोड करना है। तो आंखें, तो कहीं नेत्र लिखा हुआ दिखे तो आप समझो कि 2 लिखा गया है यहां पे। इसी तरह से त्रि भी इस्तेमाल होता है। और वेद कितने होते हैं? ये कौन है? कामदेव हैं। ये कामदेव है, कामदेव का प्रसिद्ध धनुष है, और धनुष पर 5 तीर लगे हैं। कहीं पे भी कामदेव की फोटो आप ढूंढेंगे तो आपको उनके धनुष के साथ 5 तीर दिखेंगे और 5 फूल लगे होंगे वहां पर। तो कहते हैं कि जब कामदेव जी का प्रादुर्भाव किया गया, तो उसके बाद फिर उनको कहा गया कि भाई अब आप जाओ, पृथ्वी पर भ्रमण करो और सब लोगों को प्रेममय करो। और हर एक दिन प्रेममय करो, केवल 14 फरवरी को नहीं। और उसके लिए ये फूल, 14 फरवरी को फूलों का आदान प्रदान बहुत होता है ना, तो ये फूलों का आदान प्रदान बहुत आधुनिक नहीं है, ये बहुत आधुनिक नहीं है। ये प्रेममय करने के लिए वो फूलों का आदान प्रदान ये कामदेव जी ने शुरू किया हुआ है। उनके जो वाण है उसमें फूल है, वो फूलों के वाण है, वो फूलों के वाण से वो सबको प्रेममय करते हैं। तो 5 के लिए ये कामदेव जी हैं। इसी तरह से बहुत सारे, और केवल छोटी संख्याएं नहीं, बड़ी बड़ी संख्याएं के लिए भी है। तीर के लिए जो है उसके लिए 32 है। तो इस ये दांत देखिए, दांत के लिए, हाँ दांत के लिए, नॉट एरो, हाँ टीथ। तो इस तरह का भी काफी मिलता है। और ये देखिए यहां पर एक श्लोक लिखा गया है ऊपर में। ये श्लोक लिखा गया है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसके जो शब्द हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। पहला देखिए, सबसे ऊपर में लिखा है संगम ग्राम जो माधव। ये माधव जो है ये केरल के बहुत बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन है ये, और ये कुछ 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास का मामला है। बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियंस हैं, और न केवल वो खुद मैथमेटिशियन हैं, बल्कि पूरा स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स उनके पीछे आगे कई पीढ़ियां
चली हैं। तो उनके जो अन्य उस विधा के जो अन्य गणितज्ञ लोग रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो माधव का काम है उसको माधव ने ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके आगे आने वाले जो लोग हैं जिन्होंने माधव से सीखा, तो ऊपर की जो पहली लाइन है वो यही है कि संगम ग्राम के जो माधव थे उन्होंने और ये बताया, परिधि संख्या के बारे में ये बताया। और उसके बाद जो नीचे ये जो दो लाइनें हैं ये विबुद्ध से शुरू होकर के, विबुद्ध, नेत्र, गजा, ये सब से शुरू होकर के वो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। और जो प्रचलन था उसके अनुसार ये गॉड्स 33, नेत्र 2, गज यानी हाथी 8, ये अही स्नेक्स 8, ऐसे करके और ये हैं। और वो जब नंबर्स आप वहां लिखते चले जाएंगे, वो नंबर्स जब आप वहां लिखते चले जाएंगे तो उसके बाद एक और चीज यहां देखेंगे, नव, ये है यहां लिखा है क्या? नहीं, ये नव निखर्व मिते, ऐसा है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है, वाइज पीपल से, जो ये जगत में जो ये विद्वान लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, दिस इज सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 9 into 10 power 11। ये है वो नव नखर्व, ये नव के लिए है और निखर्व जो है वो 10 power 11 के लिए है। हम लोग 10 पे पावर 5 को लाख बोलते हैं, 10 पे पावर 6 को, 10 पे पावर 7 को, 10 पे पावर 8 को, 10 पे पावर 9 को, तो ऐसे सबके नाम दिए हुए हैं। तो ये जो निखर्व है ये 10 पे पावर 11 के लिए बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं तक के नाम दिए हुए हैं। वो 10 पे पावर 30, 32 वगैरह सब तक वहां तक के नाम दिए हुए हैं। तो वो सब मिला करके वो बताते हैं कि जिसका डायमीटर उतना है, जिस सर्कल का डायमीटर इतना है, उसकी जो पेरीफेरी है, उसका जो सरकमफरेंस है वो इतना है। ये बात यहां लिखी हुई है इन दो श्लोकों, इन दो लाइनों के अंदर में। तो जो लिखा जाता था, संख्याएं जो लिखी जाती थी वो अक्षरों में कोड करके लिखी जाती थी। तो ये इनकोडिंग का अपना सिस्टम है ये। और ये करके जब आपको डायमीटर, इतने डायमीटर का इतना सरकमफरेंस होता है, ऐसा माधव जी ने बताया, तो वहां से आप पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर आपको सरकमफरेंस पता हो, डायमीटर पता हो, तो क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा भाग लगा देने पड़ेगा। 2πr में 2r से भाग लगा दो। डायमीटर तो 2r होता है और सरकमफरेंस तो 2πr होता है, तो आप खाली भाग लगा दो, पाई का वैल्यू निकल आएगा। और वो जब निकालते हैं तो ये निकल करके आता है। और ये वैल्यू 11 दशमलव अंकों तक सही है, उतने ही तक निकाला भी गया है, लिखा भी गया है। तो ये वैल्यू जो है ये 11 अंकों तक सही है। तो पाई का वैल्यू बताने के लिए ये श्लोक लिखा गया है, ठीक ना, ये श्लोक लिखा गया है। तो ये कोडिंग की दूसरी व्यवस्था इस प्रकार की चली है। और एक तीसरी व्यवस्था और आखिरी व्यवस्था जो है उसको कहते हैं कटपयादि संख्या। और ये कटपयादि संख्या, ये जो कोड है, ये भी उधर केरल की ही तरफ इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। तो इसको पलर पेरू कहते हैं। मलयालम में यहाँ लिखा है, अगर कोई मलयाली भाई हो तो ज़रूर इसको पढ़ लेंगे। पर ल, और ये पे है और ये फिर रू है, ये रू यहाँ पर, ये डबल प है, ये डबल प है, ये डबल प है। तो इसका क्या सिस्टम है? इस कटपयादि कोडिंग का जो सिस्टम है वो आप देखिए, कहां पहुंच गए? ये इसका ये कोड का यहां पर वर्णन है। ये बता रहे हैं कि ये कोड है, ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड है। और इस कोड को जब अर्थ निकालेंगे तो वो अर्थ क्या आएगा वो देखिए, वो ये आएगा। फिर से आप अपने अल्फाबेट्स को लिखें और इस बार ऐसे लिखें
ये इस तरह की चीज़ें आपको दिखें तो आप मुझे दोष नहीं देना ये एप्पल का और वर्ड का अपना प्रॉब्लम है। ये क ख ग घ अंग उसी लाइन में आगे बढ़ा, ये च छ ज झ य, और इसी तरह से अगला ट से शुरू करिए, ट ठ ड ढ न, और उसके बाद त थ द ध न, और उसके बाद आपको आधा ही बचेगा क्योंकि 5 होते हैं ना, 5 लाइनें होती हैं, तो 2 लाइनें यहां खत्म हो गई, 2 लाइनें यहां खत्म हो गई, प फ ब भ म, और फिर नीचे से लिखिए य र ल वो श श स ह। अब ये कोड बन गया। कहीं अगर क लिखा है तो आप समझिए वो 1 है, कहीं अगर ट लिखा है तो भी 1 है, कहीं प लिखा है तो भी 1 है, और य लिखा है तो भी 1 है। तो उस जो आप पढ़ रहे हैं, जो श्लोक या कविता या गद्य कुछ अगर लिखा हुआ है और वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो अक्षर आ रहे हैं आप उसके करस्पॉन्डिंग उसके नंबर्स लिखते चले जा सकते हैं, समझते चले जा सकते हैं। जब कभी भी इनमें से कोई भी एक आए, क ट प या, इनमें से कोई भी आए तो वो 1 है। और कटपयादि जो शब्द इसके लिए कहा गया है वो यहीं से क्या है, क ट प य, कटपयादि, ये यहीं से कहा गया है। इसी तरह से अगर ख आ जाए, ठ आ जाए, फ आ जाए, र आ जाए तो वो 2 है। और इस तरह से ह कहीं आ गया तो वो 8 है, द आ गया तो वो 8 है, ज आ गया तो 8 है। मैं एक 5 मिनट का या 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट का एक मैं ठहराव लेता हूं और आपको एक टास्क देता हूं। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां आईआईटी कानपुर की ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड है। हर एक ब्रांच का अपना एक आईएफएससी कोड होता है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं आजकल तो वो हमें टीए देना होता है किसी को या ऑनरेरियम देना होता है, तो वो लोग हमें अब मुद्रा नहीं देते। पहले जब हम कहीं जाया करते थे तो फिर हमें वो कुछ लिफाफे में रख करके मुद्राएं मिलती थी, तो हमें लगता था कि हाँ कुछ आमदनी हुई, कुछ जेब के अंदर में कुछ आया। बहुत बार हम सोच के जाते थे यहाँ से कि हाँ वहाँ से, और थोड़ा सा एक गणित और करना है, ये उसके वैल्यूज बनते हैं साइन के। हमने ये 30 डिग्री तक का ही लिखा है क्योंकि एक स्लाइड के अंदर में वहीं तक आया है, 90 डिग्री तक है ये पूरा। और इनका जो डिफरेंस है एक्चुअल साइन में और जो इनके कैलकुलेट होके साइन आ रहा है उसमें, वो 10 पे पावर -8 के आसपास का डिफरेंस है। आर्यभट्ट के समय जो 5वीं शताब्दी में हुआ था, उन्होंने जो साइन टेबल बनाई थी उसमें कुछ 10 पे पावर -3-4 के आसपास का डिफरेंस एक्चुअल साइन में और उनके कैलकुलेटेड में आता था। ये उससे काफ़ी एक्यूरेट है, और ये इसलिए है कि एस्ट्रोनॉमी में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। जगह जगह साइन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए हर आगे आने वाले विद्वान ने और उस साइन टेबल को रिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ तक आते आते ये इतनी अच्छी साइन टेबल हो गई है। लेकिन आप कोड देखो, ये जो इतनी संख्याएं हैं यहाँ पर, ये जो सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं इस श्लोक के अंदर में है, इस पद के अंदर में है। और बहुत अच्छा है इसका, मैं अर्थ अभी मेरे को ध्यान पर नहीं है, मध्यम विद्धि दोहनम, और ये सभी कुछ जो है ये बिल्कुल मृगा हारे नरेश होयम, ऐसा नहीं मक्खी फक्की टाइप नहीं है कि उसको भी याद करना है बड़े, है ना। ये एक बहुत प्यारा सा पद है जिसमें ये साइन टेबल लिखी गई है। ओके, ये अच्छा माधव ने कैसे बनाया उसका थोड़ा सा गणित है। उसके अंदर है कि वो एक यूनिट रेडियस का ऐसा आर्क लेते हैं, जो एंगल चाहिए वो एंगल यहां बनाते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, और फिर ये जो परपेंडिकुलर है इतना बड़ा ये आर्क खोजते हैं कहां है, उससे इसको मिलाते हैं और इस एंगल का वैल्यू देते हैं, यही उनका साइन है। तो ये उसका थोड़ा सा गणित है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत मुझे अभी यहां नहीं है। ये देखो, ये एक दूसरा श्लोक मिलता है अपने लिटरेचर में, बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आजकल बहुत इसके अंदर में है। इसको उसी से अगर आप डिकोड करोगे, कटपयादि संख्या से डिकोड करोगे, तो ग के लिए क्या लिखोगे, ग के लिए क्या लिखेंगे, प के लिए क्या लिखेंगे,
भ के लिए क्या लिखेंगे? 4, 3 1 4। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? इस पूरे को जब यहां तक आएंगे, रसनधर तक आएंगे, तो ये संख्या बनेगी। और ये जो संख्या है, ये 32 अंकों तक, 31 अंकों तक शुद्ध पाई का वैल्यू है। ये शुद्ध पाई का वैल्यू है। और जो श्लोक है, ये श्लोक अगर आप पढ़ें तो ये श्री कृष्ण की वंदना है। ये श्लोक आप पढ़ें, ये श्री कृष्ण की वंदना है। ये गोपी भाग्यम, गोपियों के जो भाग्य हैं, मधुव्रत ये उस दानव का नाम है जिसका उन्होंने नाश किया है, ऐसा करके ये पूरे श्री कृष्ण की वंदना है। ये तो श्री कृष्ण की वंदना भी है और 31 अंकों तक पाई का शुद्ध मान भी है। ये इस भारत में एक और परंपरा रही है। यहां तो अब ये जैसे हम लोग आज लिखते हैं वैसे ही लिखा गया है, लेकिन प्राचीन भारत में जब लिखे जाते थे तो अंक इकाई सबसे बाईं तरफ लिखा जाता था, दहाई उसके दाहिनी तरफ लिखा जाता था, सैकड़ा उसके दाहिनी तरफ लिखा जाता था। ये भी काफी परंपरा मिलती है अपने इसके अंदर में।